चलिए, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस को हम देख रहे थे, थोड़ा इंटरप्शन हुआ। तो ग्वानाइडियम ग्रुप आपसे पूछ रहा था किसमें प्रेज़ेंट होता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि हर ग्रुप जो होते हैं स्पेसिफिक अमाइनो एसिड में कुछ स्पेसिफिक रिंग्स होती हैं, उसी को रिलेशन यहाँ पे पूछा गया था। तो जैसे प्रोलीन जब आप पढ़ते हैं तो ये इम्यूनो यहाँ पे इम्यूनो अमाइनो एसिड होता है, इसको ये भी बोला जाता है। ट्रिप्टोफैन वगैरह में क्या होती है आपकी इंडोल रिंग होती है, ठीक है? एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं, यहाँ पे इंडोल रिंग होती है। हिस्टिडीन में भी आपका जो होता है वो क्या बोलते हैं एक रिंग होती है, वो अभी ज़हन में नहीं आ रहा है, हिस्टिडीन का अलग होता है। और जो ग्वानिडियम रिंग होती है ये आपका ग्रुप जो प्रेज़ेंट होता है ये आपका अर्जिनिन में होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे एक चीज़ को और लेते जाइए कि अर्जिनिन के लिए जो हम टेस्ट करते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये है साकागुची, ठीक है? साकागुची टेस्ट ये बायोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री में ये टेस्ट होता है। तो ये बायोकेमिस्ट्री में जो टेस्ट किया जाता है, साकागुची टेस्ट किया जाता है, जो अर्जिनिन को रिकॉग्नाइज़ करता है, ठीक है? तो यहाँ से इसको याद रखिएगा कि जो मतलब अर्जिनिन के लिए हम साकागुची टेस्ट करेंगे, यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, वो आपका क्या बनेगा? ग्वानिडियम ग्रुप बनेगा, ठीक है? तो ये हो गया। इसके बाद व्हिच कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन अब्सॉर्ब यूवी लाइट एट 280 नैनोमीटर, तो ये भी मैं आपको बता रखा था कि प्रोटीन जो होते हैं वो 280 पे एब्जॉर्प्शन करते हैं। इसका कारण जो होता है वो आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं। अब एरोमेटिक अमाइनो एसिड यहाँ पे आपको ट्रेस करना था। क्वेश्चन अच्छा डिज़ाइन किया। इन्होंने ट्रिप्टोफैन 2 ऑप्शन में दे दिया था, ठीक है? तो ट्रिप्टोफैन अब यहाँ पे आपको देखना था, लेकिन जब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आपको पता होगा कि ट्रिप्टोफैन में कौन-सी रिंग होती है, तो ट्रिप्टोफैन में इंडोल रिंग होती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने इमिडाज़ोल दिया है, ये आपका हिस्टिडीन में होता है। अभी जो थोड़ी देर पहले मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था, तो इमिडाज़ोल जो होता है वो हिस्टिडीन में होता है। तो इस तरीके से ये भी आपका बेसिक प्रो बेसिक पेप्टाइड्स, बेसिक को बायोलॉजी से भी आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है। फिर आपका एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि सोडियम फ्लोराइड जो होता है वो यूज़्ड किया जाता है इन द शुगर एस्टिमेशन में, ये क्या इन्हिबिट करता है? तो ये क्वेश्चन आपका ग्लाइकोलिसिस से पूछा गया था। तो ग्लाइकोलिसिस में आपके बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ये मैंने यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लगा दिया है, इसको देख लीजिएगा कि यहाँ पे आपका इनोलेज एंजाइम होता है, इसको मैग्नीशियम चाहिए होता है या मैंगनीज चाहिए होता है, और फ्लोराइड से ये क्या होता है इन्हिबिट होता है। ग्लूकोज के एस्टिमेशन में इसको लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। फ्लोराइड ऐड किया जाता है टू द ब्लड टू प्रिवेंट ग्लाइकोलिसिस बाय द सेल सो दैट ब्लड ग्लूकोज इसे करेक्टली एस्टिमेट किया जा सके। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्लोराइड जो होते हैं ये आपके अनयूजुअल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। तो मैंने भी आपको ये कॉन्सेप्ट दे रखा है कि सिस्टम में बहुत सारी चीजें जो इनहिबिटर का कार्य करती हैं, उसमें एक्सक्लूसिवली तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मोस्टली चीजें जो होती हैं वो आपकी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो इनोलेज है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी जानकारी होने पर ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी मैंने आपको टिक करा दिया है। फिर ये क्वेश्चन जो कि मैंने आपको हीम की बायोसिंथेसिस मैंने पढ़ाई थी, वहाँ से डायरेक्ट आपसे पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर पोरफायरिन की सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है? तो मैंने वहाँ पे बताया था आपको ग्लाइसिन उसका प्रिकर्सर होता है, और आगे से ध्यान रखिएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि पोरफायरिन की बायोसिंथेसिस के लिए ये 2 इसके प्रिकर्सर होते हैं। पोरफायरिन में क्या आ जाएगा आपका हीम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हीम की बायोसिंथेसिस का एक लेक्चर पड़ा हुआ है, जिन बच्चों ने इनको देखा था वो बहुत ही शानदार तरीके से ये क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया। फिर आपका टीसीए साइकिल से क्वेश्चन पूछा गया, फ्यूमरेट को कन्वर्ट किया जाता है मैलेट में, तो ये कौन-सी रिएक्शन होती है? तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, बाकी कहीं पर भी आप क्रैब साइकिल अगर आप उठा लीजिएगा, ठीक है, गूगल पे इसको सर्च कर लीजिएगा, जो इसका वीडियो आपको मिलेगा, वहाँ पे जब इस प्रोसेस में आप देखेंगे, तो जो कैटालाइज़ करता है यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो वाटर का एडिशन होगा। राइट। फिर नेक्स्ट जो आपका पूछा गया, जो कि मैंने आपको बताया था कि विटामिन्स जो होते हैं ये आपके कोएंजाइम के तरीके से कार्य करते हैं, और सारे को याद रखिएगा। ठीक है, तो वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट यूज्ड किया जाता है वेरियस बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो ये क्या ट्रांसफर करता है? ठीक है, तो बेसिकली ये जो होता है पीएलपी जो होता है इसको पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट बोलते हैं, तो ये ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन में कार्य करता है, यानी कि ये अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो अमाइनो बनेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए कॉन्स्टिट्यूट 90% ऑफ द टोटल सेलुलर आरएनए, तो सबसे ज़्यादा जो आरएनए होता है कौन-सा होगा? राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो आपका
आपका सबसे ज़्यादा होता है, एमआरएनए आपका कम होता है, ये याद रखिएगा। एचएनआरएनए पूछा जो कि आपका मतलब जब प्रोसेस होती है तो जो बनता है उसको हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए बनते बोलते हैं। और ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो तो अमाइनो एसिड को लेकर ट्रांसलेशन में रोल निभाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटीन की सिंथेसिस में राइबोसोम इन्वॉल्व है, तो सबसे ज्यादा जो होगा वो कौन होगा, राइबोसोमल आरएनए होगा। तो ये आपका 90% होता है, तो इस बात को भी हम याद रखेंगे। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी यहाँ पे तोप चीज नहीं थी, आराम से आप इसको कर सकते थे। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया, हाउ मेनी अनयूजुअल बेसेस आर ऑब्जर्व्ड इन द टीआरएनए मॉलिक्यूल, ट्रांसफर आरएनए में कितने अनयूजुअल बेस होते हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, जिस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं राइबोसोमल बाइंडिंग लूप होता है, जिसमें 7 अनपेयर्ड बेस्ड होते हैं, ठीक है, या एंटीबॉडी लूप इसी को बोलते हैं। तो 7 बेसिस होते हैं, इसको याद रखिएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 7 तो ऑप्शन में नहीं था, लेकिन जब मैक्सिमम अगर आप देखने जाएंगे तो 5 पे आप टिक कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे आपको बताई गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते थे, तो आराम से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता। नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, इसको चैलेंज करने पर मत जाइएगा। 7 अनपेड बेस होते हैं, बट ठीक है, उन्होंने 5 भी दिया है तो भी आपको 5 ही टिक करना चाहिए, ठीक है। बाकी कोविड-19 कॉस्ट कैसे होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, कोविड का दौर था, ये भी मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन मान के चलिए कि कोविड से आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे जो होता है ये आपका पॉजिटिव होता है, सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, राइट। तो ये भी आपके लिए हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि ये आपका आई ओपनर मैं कहूंगा, ठीक है। मैं ये आई ओपनर इसलिए कहूंगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप सॉल्व करके जाएंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और मैंने ये भी बता रखा है कि आप रिमेन रिसेंट के ही सॉल्व करके जाइए, ठीक है। और आईसीएमआर डीबीटी लगभग एक ही पैटर्न के पेपर हैं, तो इनके क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए। तो यहाँ पे ये मैंने जो क्वेश्चन लगाया हुआ है ये डीबीटी 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल सा, मतलब आपको दुनियादारी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता भी नहीं है कि यमनका फैक्टर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी क्या होती है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होता है, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया था तो भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हालांकि ऑप्शन डिफरेंट थे, बट जो करेक्ट ऑप्शन था वो दोनों में सेम है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोटीन फैक्टर, जिनको यमनका फैक्टर बोलते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं मैमेलियन सोमैटिक सेल को इनटू प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो OCT3/4, SOX2, KLF4 एंड C-MYC होता है, ठीक है। तो हालाँकि अब इसको डिटेल में समझने के लिए, जाने के लिए आपको पूरा डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते थे, अगर आपको यमना का फैक्टर याद था, तो यहाँ पे आप इसको ट्रेस कर लेते, SOX2, कैलफाइन, OCT4 एंड मिक, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपका भी बोनस ही क्वेश्चन था, इसमें कोई दम नहीं था। जो हमारे रिपीटर्स बच्चे होंगे उनको डेफिनेटली ये क्वेश्चन करना था, और बहुत पुराना क्वेश्चन भी नहीं है कि ये आज के 2005 में ये क्वेश्चन पूछा था तब मैं आपसे कह रहा हूँ। ये डीबीटी 2019 का क्वेश्चन है। अब मैं बार-बार बोलता हूँ कि एटलीस्ट आप कोई भी पेपर 2016 से लेकर 2017 तक ज़रूर सॉल्व करिए, मतलब बैक जाइए, प्रीवियस में 2016 तक के पेपर ज़रूर सॉल्व करिए, जहाँ से आपको डेफिनिटली फ़ायदा होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिट्टो क्वेश्चन उसी को फ्रेम किया है इन्होंने, राइट। फिर हैबिडोमा, जो कि मैंने आपको जितना पढ़ाया था वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी मैंने वहाँ पे बोला भी था आपसे कि आप इसको डिटेल में देख के जाइएगा, तो अगर आप डिटेल में देख कर जाते तो आप अमाइनोप्टेरिन भी करते, और नहीं है तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आप मेरे लेक्चर से आराम से कर सकते थे कि हाइब्रिडोमा, जो कि आपकी इमॉर्टलाइज्ड सेल्स होती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो ये क्या होता है, वहाँ पे सेल का फ्यूजन ही तो हम लोगों ने कराया था, यही तो कराया था, और तो कुछ कराया नहीं था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका सेल फ्यूजन बनेगा। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये डिजीज से पूछा गया था कि नीमैन पिक डिजीज क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप लिपिड पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिपिड से बहुत सारी डिजीजेस कॉज होती हैं। हालांकि इस पार्ट को मैंने नहीं कवर किया था, बट आप नॉर्मल कोई भी बुक उठाएंगे तो आपको डिजीज के चैप्टर में मिल जाएगा, और नॉर्मली जहाँ पे लिपिड दिया होता है वहाँ पे ये पार्ट भी आपको दिखेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी डिजीज आपको दिख जाएंगी। नीमैन पिक है, कौन सा एंजाइम में प्रॉब्लम है, तो बेसिकली स्फिंगोमाइलिनेज की दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से आपका फार्बर डिजीज है, गाउचर डिजीज है, आगे से इन सबको याद रखिएगा। तो बेसिकली ये जो होती हैं ये आपकी क्या होती हैं, लिपिड से रिलेशन है, सिंपल सी बात है। और ये बहुत डिटेल में जाएंगे तो लिपिड स्टोरेज डिजीज में इनका काउंट होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर हो जाएगा।
फिर द इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट ए वेरी लार्ज डीएनए सेगमेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, नॉर्मल भी अगर आप इसको ट्रेस करेंगे तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है, ये आपका डीएनए के लिए नहीं, हालाँकि ऐसा एक्सक्लूसिवली नहीं है। करने वाले इसको मतलब डीएनए के लिए भी कर लेते हैं, बट पेज जो होता है वो आपका प्रोटीन के लिए होता है, और जो डीएनए के लिए होता है वो आपका एगारोज होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है? तो ये ऑप्शन जिसने टिक किया वो तो बहुत गलत बात है। इसको टिक ही नहीं करना था। टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे आधारित होता है, याद आया? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे आधारित होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब अगर आप नए हैं, नहीं पढ़े हैं, तब आप इन दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूज़ होंगे कि हाई रिज़ॉल्यूशन पे लगा दें कि पल्स फ़ील्ड लगा दें। तो बट यहाँ पे जो आपका जो करेक्ट आंसर बनता है वो आपका पल्स फ़ील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। मतलब इसमें जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पल्स दिए जाते हैं, जिससे लार्ज सेगमेंट जो होते हैं वो सेपरेट किए जा सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर यहाँ पर आपके इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि मैंने इसका पूरा इम्यूनोलॉजी मैंने कवर किया था, और मोस्टली सारे क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी के जो आए थे, वो मेरे बताए हुए थे, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। तो प्रोसेस बाय व्हिच नॉर्मल सीरम एनहांस फैगोसाइटोसिस, ये आपका क्या होता है? ऑप्सोनाइजेशन, आराम से मैंने आपको बताया था। बाकी फॉस्फोराइलेशन भी नहीं होगा, कोई फॉस्फेट ग्रुप थोड़े लग रहा है। कीमोटैक्सिस तो आपका मूवमेंट होता है, मतलब केमिकल की तरफ जब आकर्षित होके करते हैं, ठीक है? अट्रैक्ट होके कोई केमिकल्स रिलीज़ हुआ, तब हुआ। और हेमेटोपोieसिस तो आपका अलग ही चीज़ हो गया, आरबीसी का फॉर्मेशन हो गया, तो ऐसे भी आप ट्रेस कर सकते थे। इसके अलावा सीडी आपको मार्कर्स मैंने आपको बहुत सारे रटाए थे, जैसे आपको सीडी 3 बताया, सीडी 4 बताया, सीडी 8 बताया, और मैंने वहाँ पे ये भी बताया था कि ये सीडी का मतलब क्या होता है। तो सीडी जो होता है, ये जो होते हैं, ये क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन होते हैं और प्रेज़ेंट होते हैं सरफेस ऑफ द सेल, तभी तो सेल्स की आइडेंटिटी बनेंगे। ये भी मैंने आपको बताया था, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम इन्होंने इस तरीके से डिराइव्ड किया है। अच्छा क्वेश्चन इन्होंने डिराइव किया है। ठीक है? ठीक है।